साथियों, शकील सर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज साथियों हम राजपूत काल के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जो राजपूत काल है यह 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक रहा। जो यह राजपूत काल है, इस राजपूत काल में राष्ट्रकूट राजवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, ये जो तीनों राजपूत थे और इन तीनों को सामूहिक रूप में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। अब जो राजपूत काल के बारे में अगर हम पढ़ना अध्ययन करें तो काफी डिफिकल्ट होता है कि किस राजवंश से शासक से युद्ध हुआ, कौन हारा कौन जीता। तो सरलता से आपके सामने इसको प्रस्तुत किया जाए, अच्छी तरीके से रखा जाए, तो मैंने राष्ट्रकूट राजवंश, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, इन तीनों के चार्ट बनाए हैं और चार्ट के माध्यम से आप तक इनके मुख्य जो इनकी प्रतिभा रही, इनके जो मुख्य कार्य रहे, इनकी जो महत्व रहे, मुख्य युद्ध रहे और जितने अभिलेख रहे, उनको मैंने समझाने की कोशिश की है। साथियों, आज हम राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रकूट राजवंश है यह 1750 ईस्वी यानी कि मध्य 8वीं शताब्दी से शुरू होता है। और साथियों, राष्ट्रकूट राजवंश जो है 750 ईस्वी से 750 ईस्वी यानी कि ये कहें मध्य 8वीं शताब्दी से शुरू होता है। इनका जो उदय हुआ वह चालुक्यों की मुख्य शाखा यानी कि चालुक्य राजवंश के समाप्त होने के बाद राष्ट्रकूट राजवंश आया। अब साथियों, इनकी उत्पत्ति और इनके स्थान के बारे में मतभेद है विभिन्न इतिहासकारों में, लेकिन इनके अभिलेखों से, राष्ट्रकूट राजवंश के अभिलेखों से, स्वयं के अभिलेखों से यह मालूम चलता है कि यह अपने आप को यदुवंशी बतलाते हैं, यानी कि यदुवंशी उनके स्वयं के अभिलेखों से पता चलता है। साथियों, जैसा कि हमारा ध्येय है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप तक प्रोवाइड की जाए, उपलब्ध कराई जाए आपको। अब हम जो हमारा चार्ट है, ये है हमारा चार्ट, इसके माध्यम से अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अभी ये हमारा पहला चार्ट है और क्योंकि मैंने तीनों चार्टों को बनाया है, राष्ट्रकूट राजवंश, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, तो साथियों आज हम राष्ट्रकूट राजवंश के चार्ट के अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रकूट जो राजवंश है, और साथियों जो इतने राजा हैं, ये सभी राजाओं के अध्ययन करने के बाद फिर इनका मैंने एक सूत्र बनाया है, वह सूत्र के माध्यम से आपको इन सभी राजाओं के नाम याद करने में सरलता होगी। वीडियो के अंत में मैं वह फार्मूला भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बने रहिए आप हमारे साथ। दंती दुर्ग, जो दंती दुर्ग हैं यह इंद्रदुत्तीय के पुत्र हैं। जो दंती दुर्ग हैं यह इंद्रदुत्तीय के पुत्र हैं और दंती दुर्ग ने राजनीतिक स्थापना की। यानी क्या किया? दंती दुर्ग ने 756 ईस्वी तक शासन किया और इन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश की वास्तविक यानी कि राजनीतिक स्थापना की और इन्होंने जो चालुक्य हैं इनको पूरी तरह से परास्त किया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि चालुक्यों की मुख्य शाखा के पतन के बाद राष्ट्रकूट राजवंश का उदय हुआ। दंती दुर्ग हैं इनके चाचा, इन दंती दुर्ग के बाद इनके चाचा कृष्ण प्रथम, याद रखें हम कृष्ण प्रथम से बात कर रहे हैं। जब आप फार्मूला को याद करेंगे वहां पर ये आपको काफी सहायता देगा। कृष्ण प्रथम, तो कृष्ण प्रथम जो है ये 773 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और कृष्ण प्रथम ने चालुक्यों की शक्ति को पूर्ण रूप से क्षीण कर दिया, तबाह कर दिया, यानी कि और इन्होंने गंग नरेश को भी हराया और साथ में इन्होंने एलोरा का मंदिर भी बनवाया। यह इनकी मुख्य उपलब्धि जो है मैंने आपको बताई। इसके बाद उनके पुत्र कृष्ण प्रथम के पुत्र गोविंद द्वितीय ने शासन किया, राजा बने, शासक बने। इन्होंने राज्य का भार अपने भाई को सौंप दिया। उनके भाई कौन थे? ध्रुव थे। ध्रुव को इन्होंने राज्य का कारोबार सौंप दिया और स्वयं भोग विलास में लिप्त हो गए और
इस भोग विलास में लिप्त होने के बाद ध्रुव ने 780 ईस्वी से 793 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि 73 तक इन्होंने किया और 80 यानी कि करीब करीब 7 वर्षों तक गोविंद द्वितीय ने शासन किया। अब ध्रुव जो है, इनका जो ध्रुव का विवाह है वह बैंगी नरेश की पुत्री से हुआ, जिनका नाम शील भट्टारिका था। क्या था? शील भट्टारिका। यहाँ पर साफ आ जाए, शील भट्टारिका से इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। किनका? ध्रुव का। ध्रुव जो है, इन्होंने गंग नरेश शिवाड़ द्वितीय को भी हराया, पल्लव नरेश को भी इन्होंने हराया और दंती बर्मन को भी इन्होंने हराया। यानी कि इन्होंने गंग नरेश, शिवाड़ द्वितीय को, पल्लव नरेश और दंती बर्मन नरेश को हराया, परास्त किया। और मित्रों, गुर्जर प्रतिहार जो शासक हुए हैं, वत्सराज को भी इन्होंने हराया। और जो वत्सराज हैं, यह गुर्जर, इनके ध्रुव के डर के मारे, यानी कि ध्रुव से पराजय होने के बाद यह राजस्थान की ओर कूच कर गए और फिर इनके बाद में पता नहीं चलता। जब हम गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ेंगे उस समय हम इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद मित्रों, राधनपुर तथा संगन अभिलेख से ज्ञात होता है, पता चलता है कि इंद्रायुद्ध तथा पाल शासक धर्मराज को भी इन्होंने हराया। कौन से? राधनपुर और संजन अभिलेख से ज्ञात होता है। ये किनसे संबंधित है? ध्रुव से संबंधित है। और इन्होंने इंद्रायुद्ध तथा पाल शासक धर्मराज को भी हराया। अब जो ध्रुव हैं, ध्रुव के बाद इनके पुत्र गोविंद तृतीय, कौन से? गोविंद तृतीय का ये राजा शासक बने। तो ध्यान रखना मित्रों, पहले गोविंद द्वितीय, अब गोविंद द्वितीय के बाद गोविंद तृतीय। इनको ध्यान रखेंगे आप, हैं? क्योंकि हमने जो शुरू किया वो गोविंद द्वितीय से शुरू किया है। जो गोविंद तृतीय हैं, इनका एक नाम और है, जगतुंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपने राज्य का विस्तार किया। जैसा कि अभी हम देखते हैं, उत्तर में विजित अभियान किया, यानी कि उत्तर के राज्यों को जीता। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया, कन्नौज के राजा चक्रयुद्ध को तथा पाल शासक धर्मराज को भी इन्होंने हराया। यानी कि इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को, कन्नौज के राजा चक्रयुद्ध को और पाल शासक धर्मपाल को भी हराया। चोल, गंग, पांड तथा केरल, ये जो सभी राजा हैं, दक्षिण के राजा हैं, चोल, गंग, पांड तथा केरल के राजाओं के संगठन को भी इन्होंने हराया। यानी कि अधिक, और इन्होंने, यानी कि हमें मालूम चलता है कि अब उत्तर से दक्षिण तक की ओर कूच इन्होंने किया है। कांची के नरेश दंती बर्मन चालुक्य शासक विजयादित्य को भी हराया इन्होंने। और मित्रों, यानी कि दक्षिण के में कांची से उत्तर में मालवा तक शासन किया। यानी कि दक्षिण से उत्तर भारत तक इन्होंने शासन किया। मित्रों, इसके बाद गोविंद द्वितीय के बाद इनके जो पुत्र हुए, अमोघ वर्ष 814 ईस्वी से 880 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, करीब करीब 64 वर्ष। लेकिन यह एक दुर्बल शासक के रूप में इन्होंने इनकी पहचान बनी। गुजरात के राज्यपाल कर्क ने, यानी कि जो गुजरात के राज्यपाल है, मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। और हमारे और भी जो वीडियो उनको भी आप देखें, हाँ, और शेयर भी करें। मित्रों, अब क्या है, अमोघ वर्ष, यह एक दुर्बल शासक के रूप में इनकी छवि बनी है। और शुरू में क्या हुआ कि जो गुजरात के राज्यपाल, इनके जिनका नाम है कर्क, इनके संरक्षक में अमोघ वर्ष रहे इनके संरक्षक में। साथ में इनके शासन काल में गंग देश स्वतंत्र हो गया। विजयादित्य ने इनको आपदस्थ किया, लेकिन बाद जो विजयादित्य है, चालुक्य नरेश है, लेकिन बाद में इन्हीं विजयादित्य के लिए अमोघ वर्ष ने परास्त भी किया, हराया भी 830 ईस्वी में। 830 ईस्वी में ये लिखा है, 830 ईस्वी में क्या किया, इनको हराया। किनको हराया? विजयादित्य को हराया अमोघ वर्ष ने। लेकिन जो इनकी छवि बनी वह एक दुर्बल शासक के रूप में बनी। अब अमोघ वर्ष के बाद उनके पुत्र कृष्ण द्वितीय, तो याद रखना मित्रों, कृष्ण प्रथम से हमारा शुरू हुआ था, अभी कृष्ण द्वितीय आ गए। कृष्ण द्वितीय जो है, इन्होंने गंग, कलिंग,
हाँ नहीं, अंग गुर्जर और लाट कोलंब और मगध के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। जो इतने राजवंश है यहाँ पर, गंग, कलिंग, अंग और गुर्जर, इन सभी के प्रति इन्होंने क्या किया, सफलता प्राप्त की। विजयादित्य ने इनको हराया। कृष्ण द्वितीय के लिए विजयादित्य यानी कि चालुक्य नरेश जो हैं, इन्होंने हराया कृष्ण द्वितीय को, और भीम ने भी इनको हराया। इंद्र तृतीय यानी कि इंद्र तृतीय आ गए। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो दंती दुर्ग जिन्हें राजनीतिक स्थापना की है, इनके जो पिता थे वो इंद्र द्वितीय थे। तो अब इंद्र तृतीय आए। इंद्र तृतीय ने 914 ईस्वी से 928 ईस्वी तक शासन किया। मित्रों, इंद्र जो तृतीय हैं, इन्होंने नित्य वर्ष की उपाधि धारण की। नित्य वर्ष की उपाधि किसने धारण की? इंद्र तृतीय ने की। प्रश्न बन सकता है। इसके बाद साथियों, कन्नौज पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की, और यह मालूम चलता है खंबात के दानपत्र से। खंबात के दानपत्र से मालूम चलता है कि इन्होंने कन्नौज को भी जीता, इंद्र तृतीय ने। इसके बाद मित्रों, अमोघ वर्ष द्वितीय, अमोघ वर्ष प्रथम एक दुर्बल शासक के रूप में आए, वो अमोघ वर्ष प्रथम है। अब द्वितीय हो गए, फिर गोविंद चतुर्थ, यानी कि गोविंद तृतीय अभी हमने पढ़ा है आगे, तो अब गोविंद चतुर्थ और अमोघ वर्ष ये द्वितीय है, तो ये तृतीय हो गए। यानी कि अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ और अमोघ वर्ष तृतीय, ये जो तीनों शासक रहे कमजोर शासक रहे, ये तीनों कमजोर शासक रहे। अब अमोघ वर्ष तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय शासक बने। जो ये कृष्ण तृतीय है, इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की विजय पताका को फैलाया और पुनः प्रतिष्ठा को, जो एक कमजोर शासक हुए तो इन्होंने अपने राजपूत वंश की जो स्थिति है मजबूत की, शक्ति को बढ़ाया, पुनः प्रतिष्ठा को स्थापित किया। साथ में उत्तरी भारत में इन्होंने विजय प्राप्त की, और यह देवली दानपत्र से पता चलता है। देवली दानपत्र आप याद रखेंगे, देवली दानपत्र से मालूम चलता है कि इन्होंने विजय उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको जीता। मित्रों, आठकूट अभिलेख से चोल विजय के प्रमाण मिलते हैं। करहद अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने पांड, केरल और लंका के शासक को भी हराया, यानी कि दक्षिण के शासन है दक्षिण भारत के, उनको भी हराया। और अंतिम प्रभावशाली शासक, ये अंतिम प्रभावशाली शासक हैं। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद जो आपकी ये कृष्ण तृतीय हुए, कृष्ण तृतीय के बाद उनके भाई खोट्टिक, इनका काफी इनको ध्यान रखना है। खोट्टिक हुए, इन्होंने 967 ईस्वी तक शासन किया। मित्रों, इनको परमार राजा सियक ने आक्रमण किया इन पर, और इनके समय पे मानखेत को इन्होंने खूब लूटा। यानी कि इनके समय पे परमार राजा सियक ने आक्रमण किया और मानखेत को खूब लूटा। लूटने के इससे इनका जो अपमान हुआ, इस अपमान को खोट्टिक सहन नहीं कर पाए और अपने प्राण इन्होंने गवा दिए। तो यह सकता है खोट्टिक का प्रश्न बन सकता है कि राजा सियक ने किसके ऊपर आक्रमण किया, तो वो खोट्टिक हैं। और खोट्टिक के बाद मित्रों कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय जो है इन्हें अंतिम शासक समझा जाता है कि अंतिम शासक हैं। इन पर तारवाड़ी के सामंत तेलप द्वितीय ने परास्त किया। तारवाड़ी के सामंत तेलप द्वितीय ने इनको परास्त किया और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से जो राष्ट्रकूट एक राजवंश था, एक वैभवशाली राजवंश था, उसका क्या हो गया, प्रादुर्भाव, यानी कि उनका अंत हो गया। साथियों, अब हम आपको सूत्र बताएंगे जिससे आपको ये सभी शासकों के नाम याद रहे और जिससे आपको सरलता मिलेगी। और मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से मैंने आपके लिए राष्ट्रकूट राजवंश को बताया, इसी तरह से गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश को बताएंगे। और जो ये चार्ट हैं, ये तीनों चार्ट का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको इससे यह मालूम चलेगा कि कौन किसके समांतर है। यानी कि ध्रुव के समांतर कौन है, वत्स है, और इसके बाद में पाल वंश में कौन है। और जब ये आपको सन से याद हो जाएगा तो इससे आपको यह मालूम चलेगा कि कौन की किससे युद्ध हुआ और किसने किसको पराजय किया, याद करने में सरलता होगी। अब हम आपको क्या सूत्र बता रहे हैं जिससे आपको सरलता मिलेगी याद करने में। ऊपर से साला तो हाँ साथियों, ये हमारा जो सूत्र मैंने आपको तैयार किया है, इसके माध्यम से आपको ये याद होगा। तो हमने पहले आपसे कहा था आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण प्रथम और हमारा गोविंद द्वितीय और अमोघ प्रथम से राजाओं का हमने
अध्ययन किया था ना, उसमें पढ़ा था। तो दा किरको, दा मतलब दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, और गो मतलब गोविंद द्वितीय। इसके बाद मित्रों ध्रुव, ये देखिए, और अब गोविंद द्वितीय थे तो ए गोविंद तृतीय हो गए, और इनका स्वर मिलता है दाकिर गो ध्रुव गो, लास्ट का एक सा है गो गो। अमो किर ई, यानी कि अमोक वर्ष प्रथम, कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण प्रथम थे तो ये कृष्ण द्वितीय हो गए, और ये दंती दुर्ग नहीं छोड़े इंद्र तृतीय। मैंने कहा था ये जो दंती दुर्ग है इनके पिता इंद्र द्वितीय हैं, तो यहाँ पर ये इंद्र तृतीय हैं। अमोकिर ई, अमोकिर ई, दा किरगो ध्रुव गो, अमोकिर ई, इस तरह से आप याद करेंगे। अमो गो अमो, यानी कि अमोक प्रथम है तो ये अमोक द्वितीय है, और एक गोविंद कौन है, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय, गोविंद चतुर्थ। एक गोविंद चतुर्थ हो गए और ये अमोक कौन हो गए, तृतीय हो गए। अमोक प्रथम, अमोक द्वितीय और अमोक तृतीय। इसके बाद फिर खोर्क, यानी कि कृष्ण हुए तो ये कौन कृष्ण हुए, प्रथम द्वितीय और तृतीय कृष्ण, और ये अंतिम प्रभावशाली शासक हैं। कृष्ण तृतीय, खोर ये कृष्ण के भाई हैं, खोर गो, यानी कि इनका नाम क्या है, एक मिनट साथी थोड़ा सा, इनका नाम है खोटिक और एक काष्टिक, अंतिम शासक। यानी कि दाकिर गो ध्रुव गो अमो कीर्ति दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम गोविंद द्वितीय, ध्रुव गोविंद तृतीय, अमोक प्रथम कृष्ण द्वितीय, और दंती इंद्र तृतीय, अमोक द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोक तृतीय, कृष्ण तृतीय, खोरकिट और कर्क। इस प्रकार से सूक्त मैंने आपको स्वयं से बनाया है। अब साथियों आपको पसंद आया होगा, कम समय में अधिक जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। और साथियों हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।